बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त तोशा खाना केस पर सबकी नज़रें लगी हैं। ये केस चेयरमैन PTI के लिए बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। आज की जो सबसे बड़ी अहम और बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशा खाना केस को काबिल समाअत करार दे दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकला ने समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की, ताहम अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया और बरहमी का इजहार करते हुए ये वाज़े किया है कि अब तक नरम रवैया इख्तियार किया गया, जिसका मुलजिम ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। केस का आगाज़ 12 जुलाई को होगा। अदालत तमाम गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया है, ताहम PTI ने फैसले के खिलाफ आला अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट की हतमी मंजूरी से पहले IMF के पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों से राब्ते जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आने तक हिमायत का ऐलान कर दिया है। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर खिताब भी में ये दावा भी किया कि FATF के मामले पर मौजूदा हुकूमत ने PTI की मदद नहीं की और करप्शन बचाने के लिए बदले में उन्होंने NRO मांगा। मगर इस वक्त PTI तमाम तर मुश्किलात क्रैकडाउन के बावजूद IMF मुआहदे की हिमायत कर रही है ताकि मुल्क को नुकसान ना हो और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि IMF को समझाया है कि जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तब तक मईशत ठीक नहीं होगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि IMF मुआहदे की हिमायत पर आमादा क्यों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब क्या इस हिमायत के बदले उसे कोई फ़ायदा मिल सकता है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जवाद फैज़ी साहब, हामिद अल मशरकी साहब और रमीज़ अहमद खान साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि जो हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर हम बात करें उन पर सख्तियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तोशा खाना केस जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र भी किया, लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा खतरा है। मगर इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकात हुई IMF के वफ्द के साथ, मुआहदे की हिमायत उन्होंने की, तो आप किस तरह से देखते हैं क्यों आमादा हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी हिमायत से, मुआहदे की हिमायत से, और इस हिमायत से क्या फ़ायदा मिल सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ायदा ले सकती है? अगर इस तरह से पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की सिंसियरिटी पर कोई डाउट नहीं करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, डेमोक्रेसी ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर ये PTI की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है इन हालात में, तो इसमें इसकी यकीनन इस सिलसिले में पजीराई करनी चाहिए कि नहीं किया। लेकिन उनके फ़ायदे क्या, उनका भी बीच में एक एंगल है PTI का, इस तरह नहीं है PTI के चेयरमैन का। और एंगल ये है कि उन्होंने पूरी दुनिया अक़वाम को IMF के जरिए ये कन्वे कर दिया कि इलेक्शन होना चाहिए और फिर फेयरनेस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो चीज़ वो वैसे नहीं कर सकते थे अभी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। दूसरी बात ये कि पब्लिक सेंटिमेंट्स, आप क्या समझते हैं या हम क्या समझते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं, वो मुखालफत करते हैं और जैसे ही वो आएंगे वो IMF के मुआहदे खत्म कर देंगे, तो ये मामला तो इधर ही ठप हो जाना था, फिर तो हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाते। तो कौम को पता था और कौम, उनको ये पता था कि फिर कौम इसके बारे में क्या रिएक्शन दे सकती है और उनके अपने ही वोटर सपोर्टर क्या रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसके अलावा कोई चॉइस नहीं था। देयर आर सर्टेन थिंग्स where our politicians do not have any choice and they'll have to really say yes to those things. So I think he didn't have any choice and accordingly उन्होंने इस पे उसको किया। अब रहा सवाल कि IMF 1940 में बनी और 1940 में उनका एक चार्टर है, उस चार्टर के मुताबिक पॉलिटिकल फैक्टर्स को वो कंसीडर करते हैं और इसलिए करते हैं कि जो वो कर्ज देती हैं उस कर्ज को देख के दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो IMF के फेस को देखकर ये समझते हुए कि IMF ने इसको बहुत गहराई में जाके इसकी इकोनॉमी का जायजा लिया है और तब कर्जा दिया है, और जो दूसरे लोग कर्जा देंगे उनको वो कर्ज वापस मिल सकेगा। अगर IMF ना दे तो दूसरे लोग भी कर्ज नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि IMF के चार्टर में ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दाम ले जिसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है, कि उनसे जजमेंट ले, उनकी असेसमेंट करे कि ये जो फंड्स हैं कहीं दूसरा पॉलिटिशियन आके अपनी पॉलिसी चेंज करके इसको अवॉइड करे और ये डिफॉल्ट ये बाकियों के पैसे डूब जाएं, इसलिए ये मामला होते हैं। जी सही जी। जवाद फैज़ी साहब, ये बात तो दुरुस्त है जिस तरह से सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जी वो सिर्फ इनसे मिलने आए, और वो ज़ाहिर है ये एक प्रोसीजर है। और मौशी माहिरीन इस बारे में ये कहते हैं कि इंतखाबात अगर करीब हो, निगरान सेटअप बनने वाला हो, तो अगर कोई
इस तरह का मुआहदा होने जा रहा हो IMF के साथ, तो ये IMF का प्रोटोकॉल है वो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेता है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि IMF से जब वफ्द की मुलाकात हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से मामले पर ज़मानत मांगी है, तो आपको लगता है क्या ये एक्ट दुरुस्त है? अगर ये खबर ज़ाहिर ज़राए से मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरा क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिमायत करने का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत तो उनके लिए किसी किस्म का कोई नरम रवैया नहीं रखती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुआहदे को सेकंड कर रही है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये किसने कहा है कि इन्होंने हिमायत का ऐलान किया है? ये PTI वाले ही कह रहे हैं ना। IMF के किसी नुमाइंदे ने कहा है, डायरेक्टर ने ये बात कही है कि जी आली मर्तबत किबला महात्मा खान साहब जो है उन्होंने बड़ी हिमायत की है जी, वाह वाह सुभान अल्लाह। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। ये इन्हीं के रहनुमा कह रहे हैं जो सड़क पे आ भी नहीं सकते, सामने आ भी नहीं सकते और साफ छुप भी नहीं रहे। ये उन लोगों का ये स्टेटमेंट है, ये किसी भी तरह से किसी इंटरनेशनल इदारे की स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी बात ये रह गई कि हिमायत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भाई ये जिस तरह खान साहब ने फरमाया कि उन्होंने हर जमात, अब JUI वाले से भी मिले हैं, अब वो हर जमात के अकाबरीन से मिल रहे हैं, और वजह यही है कि अगर कल को कोई किसी की हुकूमत आ जाती है तो क्या ये लॉन्ग रन चलेंगे? हम इस मुल्क को दे रहे हैं, स्टेट को पैसे दे रहे हैं, हमारे साथ ऐसे ना कीजिएगा जैसे माजी में हुआ। ये तो किसी की स्टेटमेंट नहीं आई कि जब डायरेक्टर साहबा ने यूं देखा है ऑनलाइन कि कौन कौन शरीक है, तो शौकत तरीन भी हैं, झगड़ा साहब भी हैं, जिनकी ऑडियो लीक आई थी कि IMF को लिख दो और पाकिस्तान को दिवालिया करने दो, वो तो उस पर हैरान शशदर रह गई, परेशान हो गई कि मैं किन में बैठी हुई हूँ, इन लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। और उसने तो ये भी सवाल किया कि ये लोग ऑनलाइन क्यों हैं, ये यहाँ पे क्यों नहीं है? तो उन्हें फिर क्या बताया गया कि इश्तारी हैं, पुलिस से छुपे हुए हैं, उन्होंने हिमायत करनी थी तो ये होना था। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। PTI का तो काम है वो जो मर्जी जहां से शुरू हो इधर से आ जाए। यू टर्नोलॉजिस्ट तो है खान साहब, उनका तो काम ही ये है, उनका तो वतीरा ही ये है। और रह गई तोशा खाना की बात, ये तो कहते थे कि जिस पे इल्जाम लगता है अदालत में सामना करना चाहिए, अब ये कहते हैं कि नहीं, फर्द जुर्म भी आयद ना हो, इस केस को ही ना सुना जाए। ये कल तक तो ये कहते थे कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है, मैंने कानूनन लिया है, मैंने बिल्कुल तरीके से लिया है, तो अदालत में जाके बता देना। ये हर बात पे कि मैं हूं तो सब कुछ है, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, इस तरह सियासत आगे नहीं बढ़ती, इस तरह मुल्क के मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी, खान साहब को चाहिए सियासी जमातों की तरफ आए, जिधर वो देखना चाह रहे हैं ना उधर से अभी इन्हें नहीं देखा जा रहा, लिहाजा मुल्क के हाल पे कोई रहम करें। सही है जी। हामिद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप एक्सपर्ट्स के साथ आज पैनल का हिस्सा हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि IMF की जो बदएतमादी है ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा किरदार है, तो अब इस क्रूशल टाइम में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक तरह का बुरा वक्त है, तो उसमें ज़ाहिर है एक अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया है IMF के वफ्द के साथ मुलाकात में। तो आपके ख्याल में IMF मुआहदे की हिमायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमादा क्यों हुई? बहुत शुक्रिया दुआ। बात यह है कि फैजी साहब ने तो बड़ी जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की है और उनका अपना नजरिया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि IMF का ये मिलना ही इमरान खान और PTI के वफद से इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि वो ये जानते हैं कि बहरहाल तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी मुश्किलात में हो, वो एक सियासी हकीकत है, उसकी एक अपनी पब्लिक पॉपुलैरिटी है, एक अपनी फॉलोइंग है, और वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत का जो तसलसल बरकरार रखना है तो उसके अंदर फिर सियासी सिस्टम के अंदर सबको एक जैसी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलनी चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम नवाज साहिबा मांगती हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरे मांगती हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ का भी हक है। तीसरी बात यह है कि देखें, बात यह कि पूरी दुनिया में शायद बदकिस्मती है पाकिस्तान जैसे मुल्क की, जहां पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को नई हुकूमतें ऑनर नहीं करती। इसमें इमरान खान साहब भी कसूरवार हैं, इसमें उससे पहले की हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते थे उनको सबूताज करती रही हैं। हमें अपना माजी बड़ी जल्दी भूल जाता है, ये बड़ी बदकिस्मती है। अब जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में अब पॉलिसी मेकिंग को सियासत से अलहदा कर दिया जाए, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, दूसरे ममालिक में है, चाहे डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए, लेबर आए या टोरी पार्टी आए,
کوئی بھی آئے، جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس اور پالیسیز ہیں ان کا تسلسل پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے، معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، اور اس مصیبت زدہ پسے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی پالیسی سازی، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، معاشی پالیسی ہو، صحت کی پالیسی ہو، اس کو ایک تسلسل سے جاری رکھیں. اور میرا خیال ہے IMF اسی بات کی گارنٹی چاہتا ہے کہ کوئی بھی حکومت شفاف فیئر الیکشن کے بعد کوئی بھی حکومت میں آئے، ہمیں آنے والے دنوں میں بہت سارے اور معاملات الیکشن کے حوالے سے کھلتے نظر آئیں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس کی محاذرائی ہو یا کس طرح وہ الیکشن لڑتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں سب سے اہم بات یہ کہ جمہوریت کا تسلسل اور فیئر اینڈ حامد صاحب، یہ جمہوریت کا تسلسل، یہ جو سیاسی استحکام ظاہر ہے وہ جڑا ہے ہماری معیشت کے ساتھ. ہم معاشی اصلاحات کی طرف تو بڑھ نہیں سکے، سیاسی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے ہمارے ملک کو. ہم جمہوریت کے چیمپئن خود کو کہلاتے ہیں کہ جی بڑی جمہور کی آواز ہے، لیکن انفارچونیٹلی جمہور کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی تسلسل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس سے معیشت جڑی ہے؟ دعا میں آپ کو بتاؤں ہم نے کیا کیا. ہم نے میثاق جمہوریت کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے آج جس کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے، اور وہ ہے میثاق سالمیت پاکستان. لیٹس ٹاک اب the existence and sovereignty of Pakistan. آج میرا خیال یہ ہے کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اپنے سیاستدانوں کی طرف مایوسی سے دیکھ رہی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو. ان کی لیڈرشپ کو یہ ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے اور ذمہ داری دکھانی ہوگی کہ اب پاکستان میں معاشی استحکام جو ہے وہ میثاق سالمیت سے جڑا ہوا ہے. سب کو ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہوگا، اور وہ ہے پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل اور تمام اداروں کا احترام. پاکستان کے اندر یہ اہم ترین اگر رکھ دی گئی تو پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہترین اور روشن ہے. بالکل جی، ہم تو یہی چاہتے ہیں پاکستان پھلے پھولے، ترقی ہو، اور یہ تمام سیاستدان مل کر بیٹھیں، اپنی اناؤں کو قربان کریں اور مل کر فیصلے کریں. اور ہوتا یہ ہے کہ پہلے خود بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، پھر اداروں کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، اداروں کو بھی کمزور کرتے ہیں اور پھر خود بھی کمزور ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہوتا ہے. رمیز صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر توشہ خانہ کیس کتنا مشکل ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے معاہدے کے بعد جس طرح سے پروجیکشن سوشل میڈیا پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کیا فائدہ ہو سکتا ہے PTI کو حمایت کر کے؟ کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جب پہلے IMF کے معاہدے کے ساتھ بد اعتمادی کی فضا تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کردار ہے. دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ سوال جس طرح سے فریم کیا گیا ہے، میرے خیال اس سے ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے مقاصد کے لیے، یہ پاکستان کی اچھائی کے خلاف کام کر رہی ہے، پاکستان کی بہتری کے خلاف کام کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے، ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. ہاں، درمیان میں ایک ایسی جس آڈیو کا ذکر جواد فیض صاحب نے کیا وہ واقعی مایوس کن آڈیو تھی، جس میں ترین صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس پہ انکوائری بھی ہونی چاہیے اور اس پہ باقاعدہ سزائیں ہونی چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ جتنی مرضی پاپولر ہو. لیکن اس کے علاوہ جہاں تک بات اس حکومت کی پولیٹیکل پرفارمنس کی ہے تو دیکھیے، گزشتہ ایک سال کے اندر رپورٹڈلی 2.24 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ سبسڈی میں دیے گئے. جو ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تقریباً 4 سالوں میں سبسڈی دی گئی وہ 5.2 ٹریلین تھی. تو 4 سالوں میں 5.2 ٹریلین اور ایک سال میں 2.24 ٹریلین کی جو سبسڈی ہے، اس کے بعد بھی IMF کے بہت سارے کنسرنز تھے کہ کس طرح سے حکومت اتنی زیادہ سبسڈی دی جا رہی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو ٹوٹل ڈیٹ ریلائنس کے اوپر ہے. ہمارا اس سال کا جو بجٹ ہے دیٹ سپیکس فار اٹ سیلف کہ ہم نے ہماری ڈیفیسٹ فائنانسنگ جو ہے 7.6 ٹریلین کی ہے اور 14.6 ٹریلین کا ہمارا بجٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے ڈیٹ میں انکریز کیا پچھلے 11 مہینوں میں، ایک سالوں میں، جو پاکستان مستبیق نواز اور باقی الائڈ پارٹیز PDM کے نیچے جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ہم نے تقریباً 11 ٹریلین کا اضافہ کیا، جو کہ 23.3 ٹریلین کا اضافہ ہے پاکستان کے ٹوٹل ڈیٹ کے اندر. تو جس طرح سے ان کی اکنامک پالیسی اور پلاننگ رہی ہے، اس کے بعد IMF کا ان پہ ڈسکس کرنا اور پبلک کا ان سے ڈسویڈ ہونا وہ بہت نیچرل اور فطری سا ایک عمل ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ اس IMF کی ملاقات کی عمران خان سے، دیکھیے ایک بات تو جو سارے ہم پولیٹیکل سفیر میں ازیوم کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ان پہ مصیبتیں آئی ہیں اس کے بعد رائٹ آف کر دیا تھا کہ اب ان کا کیا پولیٹیکل فیوچر ہے. تو شاید IMF کی ملاقات کے بعد یہ جو چیز نظر آئی ہے کہ ہم شاید لوکلی ان کو جن ڈائنامک سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم رائٹ آف کر چکے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ابھی وہ رائٹ آف نہیں ہوئے ہیں. کیونکہ وہ اس لیے رائٹ آف نہیں ہوئے کیونکہ ابھی تک پاپولیرٹی ان کے گراؤنڈ میں اسی طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے. یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. لیکن اگر آپ کا اس سوال کے جو
जो पिछले हिस्से में आऊँ, जो इनका तोशा खाना वाला केस है, मेरा ख्याल है उसमें इमरान खान साहब को हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको आगे बढ़ लेने देना चाहिए। हाँ, उसके अंदर एक टेक्निकल लकूना ज़रूर है, लेकिन उसको कंटेस्ट करें, इसको छुपाने से या केस को दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस केस के अंदर मजीद जो भी जान है वो पीटीआई डिले करके डाल रही है। अगर उसको एक बार कंटेस्ट कर ले और उनके पास पूरी तरह से इनके सबूत मुयस्सर हैं तो सामने प्रेजेंट करें और अपनी पाकदानगी साबित कर लें। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। हमारा बुनियादी सवाल IMF मुआहदे की हिमायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमादा क्यों हुई? अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इस सवाल से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद मुल्क के जो फ़ायदे के लिए कोई ऐसे एक्शन होंगे तो उसका हिस्सेदार नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वो भी सियासी जमात है और उसको भी हक़ होना चाहिए। और जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि IMF का ये प्रोटोकॉल है कि जब इस तरह के मामलात हों किसी मुल्क में, सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत और ख़ास तौर पर इलेक्शन करीब हो, तो वो तमाम सियासी जमातों से मुलाकात करती है। और अभी भी यही हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द से भी उन्होंने मुलाकात किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से भी जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, उनसे भी मुलाकात की। बहरहाल जी, इस बारे में हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, इलेक्शन से पहले शहर कायद में पीपल्स पार्टी के मेयर कराची का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। हम सवाल ये रखेंगे बुनियादी तौर पर कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा कारकर्दगी के ज़ोर पर आइंदा इलेक्शन जीत सकती है? राय लेते हैं हम ब्रेक के बाद। नौकरी दे नहीं रहे, कचरा उठा नहीं रहे, एक स्कूल नहीं खोला है, एक नया अस्पताल नहीं खोला, तो हमें ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करें। हमें कब तक सिंध हुकूमत के हाथों में गिरवी रखेंगे आप? सिंध के शहरी इलाकों का, खास तौर पर कराची का फैसला करो, क्योंकि ये सिंध हुकूमत हमें ओन करने के लिए तैयार नहीं है, हमें पानी पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। इनको शर्म भी नहीं आती दुनिया भर में घूमते और ये बताएं ना जाकर के हमने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि कराची जैसे 3.5 करोड़ लोगों के शहर पे हमने अपनी सूबाई सतह पर एक बोर्ड बना दिया कचरा उठाने के लिए। तो पता चल जाएगा बिलावल साहब को कि दुनिया में उनको क्या जवाब मिलेगा। न्यूयॉर्क में जाकर बताएं, लंदन में जाके बताएं। बरसात का मौका है, पिछले साल बदतरीन हालात से ये शहर दो चार हुआ था, उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब थे, उस वक्त भी करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के नाम पर करप्शन की गई थी। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि बड़े नाले और जो उसके लिंक नाले हैं उनकी सफाई का काम नहीं किया जा रहा। किसी ने बताया कि 80 करोड़ रुपए का ठेका है। भाई ये कहां जाते हैं पैसे? नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी मानसून बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है। शहर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। ये बारिशें पीपल्स पार्टी की बल्दियाती हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। यहाँ से मुर्तज़ा वहाब जो नए मेयर कराची हैं, उनका कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है कि वो किस हद तक इस मानसून में शहर की हालत तब्दील करने में कामयाब होते हैं। उनकी इस कारकर्दगी का जो एक पैगाम है वो पूरे मुल्क में भी जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भरपूर दावे हो रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी के नाम पर इलेक्शन जीतेगी, मुल्क भर में हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा के प्राइम मिनिस्टर होंगे। आसिफ अली जरदारी इस ख्वाहिश का इजहार कई बार कर चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बनाएगी। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। रमीज साहब, मैं आपसे आगाज़ की, चूँकि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत है, अब वफाकी हुकूमत को भी हो गया है जो इत्तेहाद की सूरत में तकरीबन 1.5 साल। कराची का कंट्रोल भी पीपल्स पार्टी के पास आ गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सूरत में जिस तरह से हाफिज़ नईमुर रहमान के कुछ करप्शन की भी बात कर रहे थे और आपने सुना कि ये गिरवी रख दिया गया है पीपल्स पार्टी के हाथों क्योंकि उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाया। आप जानते हैं कराची मसाइल का गढ़ है। आपको क्या लगता है ये जो दावा किया जा रहा है कि हमें कारकर्दगी की बिना पर बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी के जोर पर आइंदा इंतखाबात जीत सकती है और ख़ास तौर पर विफाक में अपनी हुकूमत बना सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास वाहिद जीतने का जो चांस है वो एक हवा बनाने से है कि उनको ये हवा जिस तरह से वो बना रहे हैं कि नए इलेक्टेबल्स जितने भी उनके पास आएंगे उनको ये एडवांटेज है कि अगली हुकूमत इनकी होगी और ये इस स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। तो ये एक हवा है जिसका पीपल्स पार्टी फ़ायदा ले रही है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस उनकी सिंध के अंदर है उसके बाद मेरा ख्याल उनके पास ये कहना कि हम कुछ बहुत ऐसा अजूबा करके दिखाएंगे सेंटर में आके, वो मेरा ख्याल है जो सिंध के हाल से वाकिफ़ हैं वो तो शायद इस बात को बिल्कुल बाई नहीं करेंगे। जहाँ तक आप उनका हेल्थ का सेक्टर देख लें
तो अभी रिसेंटली एक थरपारकर में 7 के करीब बच्चे जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन से मर गए हैं, और टोटल मरने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ इस साल में 450 के करीब है। हमने 2019 में जब इनकी हुकूमत, क्योंकि इनकी हुकूमत पिछले 15 साल से चल रही है, 700 से ज्यादा एड के केसेस रिपोर्ट होते देखे, जिसमें 1, 2, 5 साल इनको मिला के तकरीबन 500-550 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 7 साल तक बच्चों की उम्र है, ये 750 ये 550 केसेस के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि उनका ना तो फोकस हेल्थ की तरफ है, एजुकेशन सेक्टर की तरफ अगर आप देखें तो जितने बूटी माफिया के केसेस निकलते हैं, रिपोर्ट होते हैं, वो सारे सिंध से हैं। कराची के अगर आप हाल देख लें तो कराची में पहले तो जुलाई उनको गिला था कि देखिए हुकूमत जो है वो उनकी नहीं है और सेंट्रल प्रोविंस में हुकूमत उनकी होती है, और कराची की हुकूमत जो है वो अमूमी तौर पे इससे पहले एमक्यूएम के पास रही है, तो इसलिए उनका फोकस नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनकी अपनी डायरेक्ट हुकूमत आ चुकी है, इससे पहले भी वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो है मुर्तज़ा वहाब साहब को वहाँ लगाए रखे हैं, अब तो उनको डायरेक्टली इलेक्ट करवा लिया है। तो उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें उसमें कोई खातर का इंप्रूवमेंट आएगी तो हाँ ऑप्टिक्स में आ सकती है, छोटे मोटे काम सफाई की है, इसके अलावा छोटे छोटे काम है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो शायद बेहतर होंगे। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी हमने कहीं विजन ही नहीं देखा जिसकी बुनियाद पे हम ये एक्सपेक्ट करें जिस तरह नून लीग ने पंजाब में या लाहौर में करके दिखाया कि कराची में इस किस्म के कुछ चेंजेस ला सकेंगे वो लोग। जी हामिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि मुर्तज़ा वहाब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी जिस तरह के दावे कर रही है कि कारकर्दगी के जोर पर आइंदा इलेक्शन जीतेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को वो प्राइम मिनिस्टर भी देखना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि मुर्तज़ा वहाब इसमें मददगार साबित होंगे? अब कारकर्दगी के जोर पर आइंदा का इंतखाब जीत सकती है पीपल्स पार्टी? दुआ, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ा जुआ खेला है कराची की मेयरशिप लेकर पीपल्स पार्टी ने अपनी पाकिस्तान में बाकी मकबूलियत जो थोड़ी बहुत वो पिक कर रहे थे उसमें को भी खतरे में डाल दिया। उसकी वजह ये है कि जैसे रमीज साहब भी कह रहे थे और मैं समझता हूँ हम सब ये जानते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं और जो कराची का जो बुनियादी मसला है उसको कोई भी एड्रेस नहीं कर पाया, चाहे वो एमक्यूएम थी, चाहे वो किसी तरह भी पीपल्स पार्टी थी। बदकिस्मती यह है कि कराची की सफाई से लेकर, कराची के इंतजामी अमूर से लेकर, कराची में हेल्थ से लेकर, कराची की ट्रांसपोर्ट से लेकर, ऐसा शहर जो पाकिस्तान का 50% से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता हो, उस शहर को बेरहम तरीके से मैं समझता हूँ लूटा भी गया है, चाहे वो चाइना कटिंग हो या दूसरे मामला हो। इस शहर के साथ खिलवाड़ ये किया गया। हकीकत ये है, मुझे आपको याद कराना पड़ेगा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके ऊपर जो विनिंग सीट्स थी वो तो जमात इस्लामी और पीटीआई की थी। अब जितना इन्होंने इक्तदार लिया है मेयरशिप का, उसके अंदर बहुत सारे सवालात तो खड़े हैं, और अगर उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह का इक्तदार लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी की बात है कि आप 9 लाख वोट और 3 लाख वोट वालों में से 3 लाख वोट वाले इक्तदार में आ जाएं। आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ये और जरदारी साहब के लिए पाकिस्तान के अगर वो पूरी दोबारा से पॉपुलर जमात जो हमेशा से थी, पीपल्स पार्टी फेडरल की जमात थी, हमने देखा कि पाकिस्तान की इकाइयों को इकट्ठा करने वाली जमात थी पीपल्स पार्टी, तो अगर उन्होंने इस मौके से फायदा उठाने का वाहिद हल ये है कि वाकई एक तो पब्लिक सर्विस की जाए और दूसरा ये कि अपनी जमात के अंदर एहतसाब का निजाम, अपनी जमात से लोगों को देखें कि किसको कितनी कारकर्दगी के ऊपर उसको इनकरेज भी करें। मैं समझता हूँ जो अच्छा कारकर्दगी दिखा रही है पीपल्स पार्टी में उनको मजीद ऊपर लाएं, लेकिन वहीं पर अपनी जमात में खुद एहतसाबी कर लें तो बहुत बेहतर होगा। सही है जी। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले हामिद साहब की बात पे और लाइटर नोट कहने की इजाजत दीजिए कि जिस तरह के कराची के इलेक्शंस हुए, इसी किस्म का हाल अभी हम जीबी में भी देखेंगे जहां माइनॉरिटी जो है मेजॉरिटी में प्रिवेल कर जाएगी। सही है जी। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको भी लगता है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए एक बड़ा चैलेंज है? जो जरदारी साहब कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आएंगे, तो ये तो ढकी छुपी बात है ही नहीं किसी से कि क्या कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की सिंध में। कारकर्दगी देखी जाए तो बतदरीज जितनी भी गवर्नमेंट आई है, हमने यहाँ मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट देखी, हमने माशाल्लाह की गवर्नमेंट देखी, हमने पीटीआई की गवर्नमेंट मरकज में देखी और उसके वायदे देखे कि 131 बिलियन का हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं कराची को। तो अगर ये सारी चीजें और वादे और ये सारे इफा हो जाते तो आज न सिर्फ कराची बल्कि पूरा सिंध गुलो गुलजार हो जाता। देखिए 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है ना, तो ये गुलो गुलजार हो जाता। दरअसल कराची का मसला क्या है, जब से कराची वफाक की उससे निकाला गया उस वक्त से लेके आज तक कराची को सोने की चिड़िया उस वक्त भी समझा जाता था, आज भी समझा जाता है। और उसका नुकसान पूरे मुल्क को ये हुआ
کہ کراچی سے پہلے کوئی 85-80% تک ریونیو ملتا تھا، وہ 60 کے قریب آ گیا ہے، کیونکہ یہاں سے انڈسٹریز اور باقی تمام معاملات بزنس کے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بات کہ مرتضی وہاب جیسے 10 میئر کو اور بھی لے آئیں، تب بھی کراچی کے جو میگا پرابلمز ہیں وہ آپ کو 2، 4 اور 6 سال میں نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کراچی جب شروع میں پارٹیشن کے بعد 4.5 لاکھ کے نفوس پر یہ مبنی تھا، آج 2 کروڑ افراد ادھر رہ رہے ہیں، اور اگر آپ بجٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اسلام آباد کے مقابلے میں اگر پر کیپیٹا بجٹ کا آپ دیکھیں تو 50واں گنا اس سے کم مل رہا ہے، اور پھر جو مل رہا ہے وہ کرپشن کی نظر۔ اب آپ سن لیجئے کہ کیوں ہوتا ہے یہ بارشوں میں تباہی یہاں کیوں ہوتی ہے۔ اس شہر میں سیویج کا پانی اور پانی پینے کا پانی ایک ہو گیا ہے۔ اس شہر میں جتنے نالے تھے تقریباً 400 کے قریب چھوٹے نالے تھے اور 40 کے قریب بڑے ڈرینیج تھے یہاں، وہ سارے کے سارے اس پہ تعمیرات ہو گئی ہیں۔ یہاں پیسے لے کے، رشوت لے کے، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور باقیوں کی ملی بھگت سے اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہو گئی ہیں۔ یہاں اگر آپ بات کریں تو 60% KPT کوٹ قاسم اور گورنمنٹ کا ایریا ہے۔ بہر اس میں اگر پورے سندھ کا کیا پورے پاکستان کا بجٹ بھی لگا دیں تو 4-5 سال میں کچھ بہتری تو یقیناً آئے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن 4 لاکھ والی جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت ورلڈ بینک کی اس پہ اسٹڈی موجود ہے۔ یہ انفراسٹرکچر کے لیے ایک نیا پورا اسکیم کے تحت دوبارہ جب تک یہ چیزیں نہیں بچھائی جائیں گی، سیویج، واٹر، باقی معاملات، یہ شہر نہیں ہوگا۔ تو آخری آپ میں یہ کہ اس میں لوگ مرتے رہیں گے۔ اس شہر میں 221 ملی میٹر بارش ہوئی ہے 2020 میں، پچھلے سال بھی لوگ مرتے رہے ہیں، پانی، بجلی کی مصیبت، اور غریب لوگ جسٹ ون لاسٹ پوائنٹ کہ غریب لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ غریبوں پر تو موسم بھی حکومت کرتے رہتے ہیں، کبھی بارش، کبھی گرمی، کبھی ٹھنڈک کا قبضہ ہے، تو یہاں اس دفعہ بھی غریبوں پر یہ برق گرے۔ جی جواد فیضی صاحب بالکل درست باتیں کی، اور وہ واقعی کسی کا وہ ترجیحات کی ہم بات کرتے ہیں نا بار بار، یہ سیٹ آتا ہے یہاں پہ کہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہیں، بنیادی مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ کارکردگی کی بنیاد پر ہی آپ عوام میں جاتے ہیں نا، اپنا بیانیہ بناتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں۔ صاحب نے پہلے میرا ذکر بھی فرمایا، ان کی مہربانی ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، تو اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ملے گی کہ جج صاحب بھی آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ملزم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہے، بے جا فائدہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے بڑی تو چیزیں میں نے آج تک عدالتوں میں نہیں دیکھی کہ اس قدر سروسز فراہم کی جا رہی ہوں دروازوں تک۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری، رمیز خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی اب بھی بیرونی دنیا مان رہی ہے، اگرچہ ہم نے سائیڈ پہ کر دیا تھا، وہ اس لیے مان رہے ہیں کہ آج حماد اظہر صاحب کی پہ ٹویٹ تھا کہ یورپی یونین کے سفیر سے بات چیت میں یہ بات ہوئی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوئی ہے، فلاں چیز کی بات ہوئی ہے، فلاں چیز کی بات ہوئی ہے۔ جب آپ بیرون ملک خط لکھیں گے، جب وہاں پہ آپ لابنگ فرمز جو ہیں ہائر کریں گے کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ اہمیت تو ہونی بھی چاہیے تھی۔ رہ گئی بات کراچی کی، ڈیفینیٹلی اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ الزام لگا رہے تھے جو آپ نے سنایا بھی ہمیں کہ جی ماضی میں بھی تب بھی مرتضی وہاب جو تھے وہ میئر کے فرائض انجام دے رہے تھے ایڈمنسٹریٹر کے، اور اب بھی وہی ہیں، اور کروڑوں کی کرپشن ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو اس کو یہ چاہیے کہ الزامات میڈیا پہ لگانے کی بجائے اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں، عدالتوں کا رخ اختیار کیا جائے۔ اور اب جماعت اسلامی تو اگر ان کے بقول کے ان کا حق مار کے پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ بڑی مضبوط اپوزیشن ہے، اس پہ ثبوت سامنے لے کے آئیں۔ رہ گئی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، آخری جملہ یہ کہوں گا، دیکھیں یہ ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے، اور والد کی خواہش تو ہمیشہ اپنے بچوں کو بہت آگے دیکھنے کی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو، اور فوری طور پر مجھے لگ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ محض خواہش ہے جو لگ نہیں رہا کہ پرائم بنیں گے۔ ابھی ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہمارا تیسرا سوال، خطے میں چین کی سپر ڈپلومیسی، امریکہ کا زوال، چین، پاکستان، ایران کا سہ فریقی علاقائی اتحاد بنانے کا اندیا، تینوں ملکوں کے درمیان بڑھتی جو قربتیں ہیں اس سے بھارت پریشان کیوں ہے، یہ ہمارا بنیادی سوال ہوگا۔ رائے لیں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले कुछ अरसे से खित्ते में अमेरिका का जवाल और चीन की सुपर डिप्लोमेसी देखने में आ रही है। चीन के सालसी से माजी के दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं, जिसकी मिसाल ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली हमारे सामने है। शाम और अरब मुल्कों के ताल्लुकात में भी बेहतरी देखने में आ रही है और इससे बढ़कर खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के लिए चीन और पाकिस्तान की ईरान के साथ कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। तीनों मुल्कों ने सैफ फरीकी इलाकाई इत्तेहाद बनाने का इंदिया दिया है। भारत में तशवीश की लहर पाई जा रही है और वहाँ परेशानी दिखाई देती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम में नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि वो सी पैक की मुखालफत की बजाय गेम चेंजर मंसूबे में शामिल हों। इसी से मुतालिक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाही, चूँकि खित्ते में चीन की सुपर डिप्लोमेसी, अमरीका का जवाल और चीन पाकिस्तान ईरान का जो सैफ फरीकी इलाकाई इत्तेहाद बनाने का इंदिया है, अब ये तीनों मुल्कों के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, इससे भारत क्यों परेशान है? ये भारत तो परेशान होगा, क्योंकि भारत का जो इस वक्त इंटरेस्ट था ईरान में और जो उसने बंदरगाह बनाई, वहां से सड़क बनाने के लिए उसने तो वो वहां तक रेलवे लाइन भी बिछा रहा था, तो वो एक एक्सेस हासिल करना चाह रहा था ईरान के जरिए सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो उसका तो स्टेक है और ईरान पे उसने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसको देखना दूसरे तनाजुर में हमें चाहिए, और वो तनाजुर ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ममालिक है, जिसका भारत भी हिस्सा है, और मैं उस पर आ रहा हूँ कि भारत का उसमें आगे क्या स्टेक बन जाएगा, लेकिन भारत इसके साथ साथ वो अमेरिका का इतना बड़ा अलाई है यहाँ के सबसे बड़ा चौधरी बना के अमेरिका ने उसको बैठा दिया है अपने डिफेंस एग्रीमेंट और बाकी मामलात में। तो अब आ जाते हैं कि ये जो सैफ फरीकी इत्तेहाद है और उसके साथ साथ जो सुपर डिप्लोमेसी है, जिसमें फलस्तीन के लिए मीडिएशन हो रही है, क्योंकि चाइना के ताल्लुकात इजराइल से भी बड़े अच्छे हैं और इस लिहाज से अब सऊदी अरब तो ये जो सुपर डिप्लोमेसी के तहत फलस्तीन के मसलों को कोशिश कर रहा है। हमें भी उसने मशवरा दिया है इस कश्मीर के मामले में, तो चाइना यकीनन अपनी सुपर डिप्लोमेसी कर रहा है और ये इलाका पूरे का पूरा ये जियोपॉलिटिकल इसके तनाजुर में तब्दीली आ रही है। और इसी हवाले से स्प्रिंग ऑफ पर्ल चाइना ने बनाया हुआ है, इसी हवाले से स्प्रिंग ऑफ अलायंस बनाया हुआ है अमेरिका ने। तो इस खित्ते में एससीओ, ईसीओ यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे अगर तमाम को जुटा जाए तो इस खित्ते का ब्लॉक ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। चाइना का कोई तकरीबन $3 ट्रिलियन का BRI है, उसका सी पैक का हिस्सा हमारा सबसे बड़ा है और ईरान को सी पैक में शामिल किया जा रहा है, अफगानिस्तान को। उस लिहाज से अगर देखा जाए जी तो मोटी बातें ये हैं वजह से सुपर डिप्लोमेसी कामयाब। पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल। हामिद साहब आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? भारत के लिए ज़ाहिर है परेशानी तो है, बट भारत अमेरिका के साथ भी तो क्लोज हो रहा है और ख़ासतौर पर इक्तिसादी जो पॉलिसीज बाहम बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी मैंने जिक्र किया, तो आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? दुआ बात यह है कि पाकिस्तान का ये भरपूर हक है कि पाकिस्तान अपना खित्ते में दिफाई ब्लॉक भी बनाए, अपना स्ट्रेटेजिकल पार्टनर्स भी बनाए और अपने मुआशी पार्टनर्स भी बनाए। और मेरा ख्याल ये है कि हमने हमेशा से देखा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का ना सिर्फ दोस्त है बल्कि वो पाकिस्तान की मजबूती के लिए हर तरह का किरदार अदा करने को तैयार है। वहीं पर खित्ते के अंदर इंडिया जो है वो ना सिर्फ चाइना को एक चैलेंज करना चाह रहा है बल्कि वो अमेरिका की शय पर, जो भी हमने 2 हफ्ते पहले मोदी साहब के दौरे में देखा, वो अमेरिका की हेजमनी को खित्ते में बरकरार रखने के लिए चाइना के मुकाबले पर खड़ा हुआ है और उसको मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी यूरोप की शय भी हासिल है। इसका सबूत मैं आपको देता चलूं कि जहां मोदी का मिल रहे हैं, वहीं कल अजीत डोवल जो हैं वो टिम बैरो जो इनके नेशनल सिक्योरिटी बर्तानिया के एडवाइजर हैं, उनके साथ मीटिंग की, बहुत अहम मीटिंग की, मीडिया ने पूरी कवरेज की। और इसी तरह अजीत डोवल जो हैं वो 11 जुलाई को एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं दिल्ली में। और मकसद ये है कि इंडिया पाकिस्तान को उस तरह नहीं कबूल किया जिस तरह पहले कभी नहीं किया था। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो चाइना के साथ इत्तेहाद बनाकर अमेरिका को ये पैगाम दे कि खित्ते के अंदर मजबूत ब्लॉक जो है वो चाइना, पाकिस्तान, ईरान और ये ठीक है जी रमीज साहब।
دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت زیادہ پریشانی کی بات انڈیا کے لیے واقعتاً اس لیے ہے کہ وہ جس پہ بینک کر رہے ہیں، جس کی وہ ہائرڈ گن بننا چاہ رہے ہیں امریکہ کی، وہ خود اس وقت چائنا کے ساتھ اپنے مراسم جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یو ایس کی اسٹیٹ سیکرٹری جینٹ یلن جو ہیں اس وقت ایز وی اسپیک وہ چائنا میں ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو درمیان میں جو روابط جو ہیں ان کا دوبارہ جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا، جو کوئی ڈپلومیسی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ یو ایس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ چائنا کی ایکسپورٹ ٹو یو ایس جو ہے وہ تقریباً $690 بلین کی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے پاس یو ایس کے بعد سب سے زیادہ جو ریزروز ہیں وہ ڈالر کے اویلیبل ہیں۔ تو چائنا اور یو ایس جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، وہ چاہ کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پہ یہ لڑائی لیں گے تو شاید دونوں ہی اکنامکلی بہت بری طرح سفر کریں گے۔ تو جہاں امریکہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے تاکہ وہ اس خطے میں اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھا سکے، وہاں وہ اپنے چائنا سے بھی روابط بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ نہ تو وہ چائنا کے ساتھ نیول اسٹرینتھ میں مقابلہ کر سکتے ہیں، ہاں وہ اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ جاپان کے ساتھ مل کے ان کے آئلینڈز پہ بیسز بنا رہے ہیں، فلپینز کے آئلینڈ میں بیسز بنا رہے ہیں، ساؤتھ کوریا کے اندر وہ اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح سے چائنا ایکسپونینشلی اپنی ملٹری کو گرو کر رہا ہے، اس کو کنٹین کرنا اس وقت یو ایس کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ تو انڈیا کو بجائے یہ کہ وہ امریکہ کی پستول بن کے چائنا کے اوپر چڑھ دوڑے، یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ شاید ایک طرف سے پوسچرنگ ضرور کر رہے ہیں لیکن فوری طور پہ وہ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں جائیں گے، دونوں طرف سے یہ معاملہ رہے گا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہے تو میرے خیال یہ بڑی اچھی اور گولڈن آفر ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے کنسرنز ہیں، اور انڈیا کے نہ صرف یہ دہشت گرد پاکستان سے پکڑے گئے ہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی ابھی ساتھ جو ہیں وہ نیول آفیسر ان کے پکڑے گئے ہیں ایس پی ناج کے چکر میں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان نے بڑی میگنینٹی کا مظاہرہ کیا اور انڈیا کو بھی خندہ پیشانی سے اس آفر کو کم از کم کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر اس خطے میں کوئی امن آ سکتا ہے تو ان کے پاس بھی غربت کی شرح سے کروڑوں لوگ نیچے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ جواد فیضی صاحب، آپ کو لگتا ہے جس طرح رمیز صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو آفر ہے انڈیا ایکسیپٹ کرے گا؟ ظاہر ہے اس سے انڈیا کا بھی فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے حوالے سے زیادہ پریشان ہو جائے کہ یہ چین اور پاکستان کے جو روابط ہیں یا سہ افریقی جو ایک اتحاد بننے جا رہا ہے، تو وہ اس کا حصہ بھی تو بن سکتا ہے، ساتھ بھی تو چل سکتا ہے۔ دیکھیں انڈیا یہ مانے گا نہیں، میں تو بالکل دوسری ایک اسٹڈی سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حالیہ تحقیق ہے، رپورٹس ہیں کہ انہی 3 ممالک کے قریب آنے سے رشیا کے ساتھ تعلقات اور پھر ٹرکی کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات، پھر سعودی عرب ایران کا آپ نے پہلے ذکر کیا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ہندوستان یہ قبول نہیں کرے گا، وہ بالادستی چاہتا ہے، وہ تسلط جیسے مقبوضہ کشمیر پہ وہ چاہتا ہے کہ میں بس اس خطے میں چین کی بھی ٹکر پہ میں ہونا چاہیے ہوں اور امریکہ کو استعمال کر لینا چاہیے۔ لیکن آگے چل کے کیا ہوگا اللہ نہ کرے، ہمیں گہری نگاہ رکھنا ہوگی۔ افغانستان کے اندر وہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا وہ مہنگے بھاؤ فروخت ہو رہا ہے، اس میں M4 ہو، نائٹ ویژن گوگلز ہوں، اس میں سنائپر رائفلز ہوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بلوچستان میں ایران۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا، آپ سب کا بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔